तो आज करेंगे फ्रिक्शन। लास्ट क्लास में हमने अपना कंस्ट्रेंट रिलेशन, न्यूटन का लॉज ऑफ मोशन का फर्स्ट पार्ट बिल्कुल खत्म कर लिया था, जिसमें हम स्मूथ सरफेसेस कंसीडर कर रहे थे। तो अब स्टार्ट कर लेते हैं विद द हेडिंग फ्रिक्शन। तो पहले तो मेरे को ये बताओ, आपको कितने टाइप के फ्रिक्शन पता है? सर रोलिंग फ्रिक्शन, दो टाइप के, स्लाइडिंग, स्टैटिक और स्टैटिक काइनेटिक। फ्रिक्शन, स्टैटिक, और किसी ने कहा काइनेटिक, कोई कह रहा है स्लाइडिंग और रोलिंग, और कुछ भी है? काइनेटिक। चलो सबसे पहले ये भी बता दो, फ्रिक्शन का काम क्या है? इट्स अपोजिंग फोर्स। इट्स अपोजिंग फोर्स, करेक्ट। तो अगर मैं सीधी सीधी बात करूं भाई, फ्रिक्शन क्या है? फ्रिक्शन हमारा एक फोर्स है जिसकी वजह से रिलेटिव मोशन अपोज किया जाता है। इट अपोजेस द रिलेटिव मोशन। बस एक चीज यही याद रखना कि इट अपोजेस द रिलेटिव मोशन। अगर आपको ये चीज समझ में आ जाएगी तो पूरा फ्रिक्शन भी समझ में आ जाएगा। तो अगर मैं सबसे पहले बात करूं कि फ्रिक्शन कितने टाइप का है, तो फ्रिक्शन जो हम पढ़ेंगे वो टोटल 3 टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे अबाउट स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक का मतलब ही क्या है, आपको पता ही होगा। स्टैटिक का मतलब रेस्ट। फिर दूसरा फ्रिक्शन हमारे पास कौन सा आएगा? फिर दूसरा फ्रिक्शन होगा हमारे पास लिमिटिंग फ्रिक्शन। और फिर लास्ट में थर्ड वन, विच इज काइनेटिक फ्रिक्शन। ये चीज क्लियर हो गई? यस यस सर, डन। अब मैं आपको बता रहा हूं, अब थोड़ा सा रिलेटिव मोशन को समझने की कोशिश करना। भाई मैंने कहा ये ग्राउंड है, उसके ऊपर मैंने ये बॉक्स रखा हुआ है। हमें पता है ग्राउंड तो कहीं मूव कर ही नहीं सकता, तो हमारा ग्राउंड किस पे रहेगा? हमारा ग्राउंड रेस्ट पे रहेगा। वेरस मैंने कह दिया कि जो ये ब्लॉक है ये मूव कर रहा है किसी एक वेलोसिटी से। तो मेरे को बताओ ग्राउंड की टेंडेंसी क्या होगी? वो बॉक्स से क्या क्या चाहता है? व्हाट विल बी द टेंडेंसी ऑफ द ग्राउंड? सर की यार रेस्ट करें। बिल्कुल। तो रिलेटिव मोशन का मतलब ही क्या है यार? एक्चुअल में होता क्या है ना, ये जो बॉक्स है और जो ये ग्राउंड है, इन दोनों के कोई ना कोई मॉलिक्यूल्स होंगे, एटम्स होंगे, और इन एटम्स के बीच में बन जाएगा बॉन्ड। बॉन्ड हमारा किसकी तरह एक्ट करेगा? इनके बीच में जो ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं, इनको मैं स्प्रिंग फोर्स की तरह कंसीडर कर सकता हूं। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कैन बी कंसिडर्ड एज स्प्रिंग फोर्स। तो स्प्रिंग फोर्स की वजह से क्या होगा? रिलेटिव मोशन अपोज होगा। अब कैसे अपोज होगा उस चीज को समझो। कि भाई ये ऑब्जेक्ट मैंने अपने हाथ के ऊपर रखा और मैं कह रहा हूं कि ये ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है। तो ये ऑब्जेक्ट मूव कर रहा होगा तो स्प्रिंग, जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस एटम्स के बीच में स्प्रिंग्स कनेक्टेड है, वो हो जाएगी स्ट्रेच। तो उसकी वजह से क्या होगा? मेरा ग्राउंड चाहेगा कि ये ऑब्जेक्ट मूव ना करे, क्योंकि ग्राउंड रेस्ट पे है, तो वो चाहता है कि ऑब्जेक्ट भी किस पे आ जाए? रेस्ट पे आ जाए। लेकिन ये ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, तो ये क्या चाहता है? ये चाहता है कि ग्राउंड उसके साथ मूव करे। तो हो क्या रहा है? दोनों का अपना अपना नेचर है। ग्राउंड चाहता है कि उसके ऊपर जो ऑब्जेक्ट है वो रेस्ट पे रहे, लेकिन जो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है वो चाहता है कि ग्राउंड भी मूव कर जाए। तो इन दोनों के बीच में एक रिलेटिव अपोजिशन, मतलब रिलेटिव मोशन आ जाएगा। और इस रिलेटिव मोशन का जो अपोजिशन होगा ड्यू टू स्प्रिंग फोर्स या इंटरमोलिकुलर फोर्स, वो हमारा क्या कहलाएगा? वो हमारा कहलाएगा फ्रिक्शन फोर्स। क्या ये बात क्लियर हो गई? यस यस सर, यस सर। कुछ बच्चों को एक तो क्या है ना, एक लाइन रटी हुई है। क्या लाइन रटी हुई है बच्चों को? कि फ्रिक्शन ऑलवेज एक्ट्स अपोजिट टू द मूवमेंट। क्या ये लाइन करेक्ट है या रॉन्ग है? ये बताओ पहले तो। भाई हम बचपन से एक ही चीज पढ़ते आ रहे हैं, सब लोगों ने ये चीज पढ़ी होगी कि फ्रिक्शन के बारे में यही कहा जाता है कि इट ऑलवेज एक्ट्स अपोजिट टू द मूवमेंट। तो आप मेरे को बस ये बताओ कि क्या ये बात सही है या गलत है? सर सही है। सही है सर। सही है। तो चलो चेक करते हैं। अब ये जो एग्जांपल बता रहा हूं उससे बहुत क्लियरली थोड़ा समझने की कोशिश करना। मैं क्या कर रहा हूं, मैं मल्टीपल ब्लॉक्स ले रहा हूं। भाई मैंने कहा ये ग्राउंड है, ये मेरा बॉक्स ए है, ये मेरा बॉक्स बी है। मैंने क्या किया? बॉक्स ए पे फोर्स लगाया, अपना एक्सटर्नल फोर्स लगाया, उसको धक्का देके मूव कराया मैंने। तो बॉक्स ए के ऊपर बॉक्स बी रखा है, ये दोनों अज्यूम कर लो कि ये दोनों साथ में मूव कर रहे हैं। दे बोथ आर मूविंग टूगेदर।
तो मेरे को बताओ अब ए पे फ्रिक्शन कहां लगेगा और बी पे फ्रिक्शन कहां लगेगा अगर सारे सरफेस रफ सरफेस हैं तो। एक मिनट रुक जाओ, पहले मैं क्वेश्चन रिपीट कर देता हूं क्योंकि काफी बच्चों को डाउट आया होगा। रिपीट। मैंने ग्राउंड लिया, ग्राउंड के ऊपर बॉक्स ए और बॉक्स ए के ऊपर बॉक्स बी। मैंने कहा मैंने बॉक्स ए पे फोर्स लगाया है, बॉक्स ए आगे जा रहा है, भाई बॉक्स ए आगे जा रहा है और बॉक्स बी उसके ऊपर है, साथ साथ मूव कर रहा है, दे बोथ आर मूविंग टुगेदर। तो आपको बताना है कि भाई बॉक्स ए पे फ्रिक्शन फोर्स किधर लग रहा होगा और बॉक्स बी पे फ्रिक्शन फोर्स किधर लग रहा होगा। सर Opposite बॉक्स side. ए के ऊपर आगे की तरफ लग रहा होगा और बैक बॉक्स बी के ऊपर पीछे की तरफ लग रहा होगा। तो एक एक करके पूछ लेता हूं, कोई भी एक कर दो। जैसे साहित्य आप बोल रहे हो, बोलो क्या बोल रहे हो आप। सर बॉक्स ए के ऊपर आगे की तरफ लगेगा और बी के ऊपर पीछे की तरफ। तुम कह रहे हो बॉक्स ए पे आगे की तरफ, बॉक्स बी पे पीछे की तरफ। रुक जाओ, ऐसा करते हैं, एक एक करके ड्रॉ करते हैं भैया, देखते हैं। तो साहित्य आपने कहा बॉक्स ए पे आगे की तरफ फ्रिक्शन फोर्स, ये हो गया बॉक्स ए। और बॉक्स बी पे फ्रिक्शन फोर्स किधर लग रहा है, पीछे की तरफ। अब भैया मेरे को ये बताओ सबसे पहले कौन कौन इस वाले से सहमत है, कौन कौन अग्री कर रहा है कि ये बिल्कुल सही है। नो सर। भाई कोई अग्री नहीं कर रहा। तो फिर मेरे को बताओ, हाँ सक्षम आप बोलो कि किस पे किस तरह फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है। सक्षम नहीं, साक्षी भाई क्या हो गया। तो पीछे लग रहा है और बी पे ए पे पीछे और आगे। बी पे, सभी सर बी पे पिछली तरफ लग रहा है और ए पे अगली तरफ। तो वो तो साहित्य ने कहा ही था। यस तो सर। मतलब साहित्य सही है सानिया। सर चलो देखो अब, यार फ्रिक्शन फोर्स को सबसे इजी इमेजिन करने का तरीका क्या है कि भले ही आपको सारे सरफेसेस रफ गिवन है, लेकिन फिर भी फिलहाल के लिए आप अज्यूम कर लो कि सारे सरफेसेस स्मूथ हैं। ये बस ये आपको अज्यूम करना है। एक बार आपने सारे सरफेसेस स्मूथ अज्यूम कर लिए तो चेक करो कोई ऑब्जेक्ट किधर किधर मूव करेगा। तो इसको समझने के लिए ना आप अब एक डायग्राम देखना जो मैं बोल रहा हूं। भाई मैं क्या कह रहा हूं, ये मेरा हाथ ग्राउंड है, इसके ऊपर ये मैंने अपना फोन रखा, दिस इज ऑब्जेक्ट ए, और इसके ऊपर मैंने अपना ये ऑब्जेक्ट रखा है ऑब्जेक्ट बी। क्या ये तक क्लियर है चीजें। यस सर। अब मेरे को बताओ मैंने फोर्स किस पे लगा रहा हूं, मैं एक्सटर्नल फोर्स किस पे लगा रहा हूं, फोन पे। फोन पर, मतलब ऑब्जेक्ट ए पे। वेरी गुड। तो जब मैं ऑब्जेक्ट ए पे फोर्स लगा रहा हूं और मैं सारे सरफेस को स्मूथ अज्यूम कर लूं तो होगा क्या, क्या ऊपर वाले ब्लॉक पे कोई भी फोर्स लग रहा है। नो सर। सर। भाई अगर ऊपर वाले ब्लॉक पे कोई फोर्स नहीं लग रहा तो आप तो न्यूटन फर्स्ट लॉ की पहली क्लास को याद करो। अगर मेरा नेट फोर्स 0 है किसी भी ऑब्जेक्ट पे तो भैया क्या पॉसिबिलिटी है, दो पॉसिबिलिटी है। अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है तो वो किस पे रहेगा, रेस्ट पे ही रहेगा। नहीं तो अगर वो मूव कर रहा है तो वो कैसे मूव करेगा, यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म मोशन से मूव करेगा। तो यार अभी ये जो मैंने अपने फोन के ऊपर ये हट रखा, क्या ये अभी रेस्ट पे है या ये मूव कर रहा है अभी। रेस्ट पे। तो यार Yes. जब मैंने सेल फोन पे फोर्स लगाया, इस बॉक्स के ऊपर फोर्स ही नहीं लगाया, तो ये रेस्ट का किस पे रहना चाहिए था, रेस्ट पे ही रहना चाहिए था। क्या ये बात समझ में आ रही है सबको। यस यस सर। सर। अगर मैं सारे सरफेसेस को स्मूथ लूं तो होगा क्या, मैं फोन पे फोर्स लगाऊंगा तो फोन आगे बढ़ जाएगा और ये जो झोपड़पट्टा है, मतलब ये जो हट है, ये जो ऑब्जेक्ट है, ये पीछे ही रह जाएगा। पीछे क्यों रह जाएगा, क्योंकि इस पे कोई फोर्स नहीं लग रहा, और जब तक कोई फोर्स नहीं लग रहा तो कोई जो ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है वो रेस्ट पे ही रहेगा। क्या कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। यस सर। यस सर। तो अब आप लोग खुद सोच के बताना, फोन मूव कर रहा है आगे तो इस पे फ्रिक्शन फोर्स किधर लगना चाहिए, पीछे की तरफ। पीछे की वाली साइड। लेकिन जो ऊपर वाला बॉक्स है, अगर फ्रिक्शनलेस सरफेस होता तो इसकी टेंडेंसी थी पीछे जाने की। तो अगर ये मूव कर रहा है तो इस पे अब फोर्स किधर लग रहा होगा, फ्रिक्शन फोर्स आगे को। आगे की आगे को। तरफ। अब काफी लोगों को ये वाली बात समझ में ही नहीं आई होगी तो अब समझाता हूं। भाई मैंने कहा अगर हम सारे सरफेसेस को स्मूथ ले लें तो होगा क्या कि मेरा जो ऑब्जेक्ट ए है वो तो राइट हैंड साइड मूव करेगा ही करेगा। ये राइट हैंड साइड मूव कर रहा है तो डेफिनेटली भैया इस पे पीछे लगेगा फ्रिक्शन फोर्स। लेकिन ये फ्रिक्शन फोर्स किसने दिया होगा, ये फ्रिक्शन फोर्स ग्राउंड ने दिया होगा। तो इसको आप लिखोगे एफ जी। ठीक है इतनी बात। यस सर।
और अगर मैं ब्लॉक बी की बात करूं, ब्लॉक बी की, तो भैया ब्लॉक बी रेस्ट पे रहना चाहता है। ब्लॉक बी रेस्ट पे रहना चाहता है क्योंकि उसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लग रहा। तो ब्लॉक बी की टेंडेंसी होगी वहीं पीछे रुकने की। तो मेरे को तो ऐसा लगेगा कि ब्लॉक बी पीछे जा रहा है। भाई वापस से देखो, मेरे को क्या लगेगा कि ये फोन आगे जा रहा है और ये ब्लॉक किधर जा रहा है, ये ब्लॉक पीछे जा रहा है। एक्चुअल में पीछे नहीं जा रहा, लेकिन मेरे को ऐसा लग रहा है। तो अगर ब्लॉक पीछे जा रहा है तो इसमें फ्रिक्शन फोर्स किधर लगेगा, आगे आगे वाली साइड पे। आगे वाली साइड पे। अब मैंने ये चीज बोली है, काफी बच्चों को ये चीज समझ में नहीं आई होगी। तो अब मैं आपको दूसरा तरीका समझाता हूं कि इसको आप दूसरे तरीके से कैसे इमेजिन कर सकते हो। तो अब दूसरा तरीका समझो। भाई मैंने कहा कि ये है ब्लॉक ए और इसके ऊपर रखा मैंने ब्लॉक बी। अगर मैं फोर्स लगा रहा हूं ब्लॉक ए पे, तो भैया ये आगे मूव करेगा, ये चीज मेरे को समझ में आती है। लेकिन न्यूटन ने क्या बोला, अगर किसी पे फोर्स नहीं लग रहा तो वो रेस्ट पे रहना चाहिए। लेकिन बी तो रेस्ट पे नहीं है। मैंने देखा बी तो साथ में मूव कर रहा है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। क्वेश्चन ने बोला हुआ है कि दोनों साथ में मूव कर रहे हैं। तो अगर ये दोनों साथ में मूव कर रहे हैं तो भैया बी पे कोई ना कोई आगे की तरफ फोर्स लगना जरूरी है, तभी तो बी आगे जाएगा। क्या ये बात समझ में आई? यस सर। गुड। आई रिपीट लास्ट टाइम, मैंने कहा फोन आगे जा रहा है, ये बात मेरे को समझ में आ रही है क्योंकि मैंने फोन पे फोर्स लगाया। लेकिन इसके ऊपर जो ऑब्जेक्ट रखा, ये तो आगे तभी जा सकता है जब इस पे कोई फोर्स लग रहा हो। न्यूटन ने यही कहा हुआ है हमें तो भैया इस पे आगे की तरफ तो मैंने कोई फोर्स लगाया नहीं, तो फिर इस पे फोर्स लग कौन सा रहा होगा, ये सोच लेते हैं अपने आप। तो इस पे भैया एक ही फोर्स लग सकता है। मैंने तो कोई लगाया नहीं, तो एक ही फोर्स लग सकता है। और वो कौन सा फोर्स लग सकता है, फ्रिक्शन फोर्स। क्या अब ये वाला मेथड क्लियर है? यस यस। तो ऐसा करते हैं, ए और बी का क्लियर। अ, हाँ साहित्य, क्या बोल रहे हो आप? इट्स क्लियर। वेरी गुड साहित्य भैया, बिल्कुल बढ़िया। तो ऐसा करते हैं, फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं ए का और बी का, और फिर चेक करते हैं सबको ये फ्री बॉडी डायग्राम समझ में आया या नहीं। तो भैया अगर मैं ए की बात करूं, तो ए पे आगे मूव कर रहा है, ये उसकी मूवमेंट है। ए आगे मूव कर रहा है तो उस पे ग्राउंड फ्रिक्शन फोर्स, ग्राउंड रेस्ट पे है। अब वो वाला लॉजिक लगा दो जो अभी मैंने बताया, कि ए आगे मूव कर रहा है लेकिन ग्राउंड रेस्ट पे है। तो ग्राउंड ए के साथ क्या करना चाहता है, उसको भी रोकना चाहता है। वो रेस्ट उसको पर भी है। रोकना चाहता है। तो इसलिए ग्राउंड कौन सी डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, लेफ्ट साइड। लेफ्ट साइड फोर्स लगाएगा, क्योंकि ग्राउंड रुका हुआ है। तो ग्राउंड चाहता है ऑब्जेक्ट ए के साथ कि भाई तू भी मूव मत कर, तू मेरे साथ रुका रहे। लेकिन अब हो क्या रहा है, अब ये वाली बात खत्म हो गई, अब ग्राउंड की बात कर लेते हैं। लेकिन ए आगे मूव कर रहा है, तो अगर ए आगे मूव कर रहा है तो वो ग्राउंड के साथ क्या चाहता है, ग्राउंड में मूव करे। कि ग्राउंड भी मूव करे। move तो करे। ए ग्राउंड को भी फ्रिक्शन फोर्स दे रहा होगा, और वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में दे रहा होगा। क्यों? क्योंकि भैया न्यूटन लॉ के हिसाब से एवरी एक्शन मस्ट हैव इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। रिएक्शन। तो ग्राउंड ने अगर ए को रोकने की कोशिश करी है, तो ए बोलेगा भाई मैं रुकूंगा तो नहीं, ऐसा कर तू मेरे साथ साथ चल। तो ए ग्राउंड को आगे की तरफ फ्रिक्शन फोर्स देगा। अब फिर से उल्टा सोचो, ए आगे की तरफ मूव कर रहा है तो ए बी के साथ क्या चाहता है, कि बी भी आगे की तरफ मूव करे, है यस ना? सर। यस तो बी की तरफ वो कहां फोर्स लगाएगा, वो बी को फ्रिक्शन फोर्स आगे की तरफ देगा। और ये फ्रिक्शन फोर्स को मैं लिख रहा हूं ए बी। ए बी क्यों? क्योंकि ये ए और बी के बीच में है। तो अगर ए मूव कर रहा है तो ए बी से भी यही चाहेगा कि बी भी उसके साथ मूव करे। लेकिन बी रुका हुआ था, तो बी ए के साथ क्या चाहता है, कि ए भी रुक जाए। ए भी रुक जाए। तो ए पे एक फ्रिक्शन फोर्स नहीं लगेगा मेरे दोस्तों, ए पे फ्रिक्शन फोर्स दो लगेंगे। एक ग्राउंड दे रहा होगा और एक कौन दे रहा होगा, बी। बी। ये मैंने प्रॉपर पूरा फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ कर दिया है, बिल्कुल ईमानदारी से चेक कर लो। किसी को डाउट हो तो फिर से रिपीट करूंगा। नो सर। वेरी गुड साहिल भाई। कोई और? नो सर। यार No, मैं sir. देखता हूँ बायो क्लास में अटेंडेंस जाती है 76 और मेरी क्लास में सीधे 69, ऐसा क्यों? ये नहीं चलेगा भैया। आज दो महक है। महक धीमन, क्या आपने ये पहली बार क्लास ज्वाइन करी है? नो सर। पता नहीं यार, मैंने आपका नाम आज पहली बार देखा। प्रियंका, आपको क्लियर है?
यस सर। ठीक है, तो नोट डाउन करो भाई, फिर आगे बढ़ते हैं। डन सर। डन, बहुत बढ़िया। हाँ संजना, रफ सरफेस और क्या कहते हैं कॉन्सेप्ट, मतलब जिसको जिससे समझ में आ जाए। काफी लोगों को है ना ये वाला तरीका ज्यादा इजी लगता है कि सारे सरफेस को स्मूथ अज्यूम कर लो, चेक करो कौन सा ऑब्जेक्ट किधर मूव करेगा और फिर उसके मूवमेंट के अपोजिट मार्क कर दो। लेकिन मेरे को ये दूसरा वाला तरीका ज्यादा समझ में आता है कि भैया ऑब्जेक्ट बी पे तो मैंने कोई फोर्स लगाया ही नहीं, तो वो फिर भी मूव कर रहा है, तो वो मूव तो तभी कर सकता है जब उस पर फ्रिक्शन फोर्स ने उसकी मदद करी हो मूव करने के लिए। तो ये मत कहना कि फ्रिक्शन फोर्स हमेशा मूवमेंट को रोकता है, नहीं। फ्रिक्शन फोर्स रिलेटिव मोशन को रोकता है, मूवमेंट को नहीं रोकता वो। इधर तो मूवमेंट में हेल्प करी है उसने बी की। तो सर रिलेटिव मोशन क्या हुआ फिर? यार रिलेटिव मोशन का मतलब क्या है कि दो ऑब्जेक्ट्स हैं वो अलग अलग वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं, लेकिन फ्रिक्शन चाहता है कि वो दोनों अलग अलग वेलोसिटी से मूव ना करें। वो दोनों मूव करें तो साथ में मूव करें सेम वेलोसिटी से, और रुके हैं तो दोनों रुके रहें। गॉट इट सर। लेकिन इधर क्या हो रहा था, इधर ए मूव कर रहा था, बेचारा बी रुका हुआ था, तो फ्रिक्शन फोर्स ने इसलिए अपना काम शुरू कर दिया करना। फ्रिक्शन फोर्स ने कहा भाई तुम दोनों के बीच में तो रिलेटिव मोशन आ रहा है, एक रुक रहा है एक चल रहा है, वो नहीं होने दूंगा मैं। ठीक है बात? यस यस सर। सर। बढ़िया। चलो तो आगे बढ़ते हैं। तो यार यह तो हमने बात डिस्कस कर ली कि भाई फ्रिक्शन लगता कौन कौन सी डायरेक्शन में है। संजना एक बार रिपीट करना है, रिपीट कर देता हूँ। संजना कौन सा पार्ट रिपीट करना है बता दो। सर यही वाला नेटवर्क इशू हो गया था सर मेरा ना। अच्छा, तो ये पूरा कॉन्सेप्ट रिपीट करना है। यस सर। चलो डन। तो संजना आपको है ना डायग्राम देखना पड़ेगा। मैं सीधे सीधे क्या कह रहा हूँ, भाई मैंने फोर्स लगाया फोन पे, फोन आगे मूव हुआ, लेकिन मैंने ऊपर वाले ऑब्जेक्ट पे फोर्स नहीं लगाया था, तो फिर ये कौन से फोर्स की वजह से आगे मूव हुआ? तो बताओ संजना। सर फ्रिक्शन फोर्स। बस, तो मैंने यही कहा। तो मैंने कहा अगर मैं बी पे पूछूं बी पे फ्रिक्शन फोर्स किधर लग रहा होगा, तो बी पे फ्रिक्शन फोर्स आगे की तरफ लग रहा होगा, और ये फ्रिक्शन फोर्स मूवमेंट में हेल्प कर रहा है। वेयरएज अगर मैं ए की बात करूं, ए पे फ्रिक्शन फोर्स किधर लग रहा होगा? ए पे फ्रिक्शन फोर्स दो लग रहे होंगे, एक ग्राउंड रोकने की कोशिश कर रहा होगा और एक ब्लॉक बी रोकने की कोशिश कर रहा होगा। बेचारा ए बीच में फंस गया। क्लियर है? यस सर। जैसे मैं इसको बहुत ही थर्ड क्लास एग्जांपल से समझाता हूँ। ग्राउंड है अंजलि, ऊपर है टीना, बीच में फंस गया राहुल, तो अब बस उनके बीच में खींचातानी चल रही है। डन डन डन। यस सर, क्लियर है सर। हाँ अब तो आ ही जाएगा। चलो तो भैया हमें ये डायरेक्शन समझ में आ गई, फ्रिक्शन कैसे लग रहा है। अब हमें पढ़ने हैं टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन और उन सबके बारे में इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो अब सबसे पहले हेडिंग लिख लो भैया स्टैटिक फ्रिक्शन, उसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताता हूँ, फिर एक एक करके वो पॉइंट्स को डिस्कस करना शुरू करते हैं। सबसे पहला पॉइंट स्टैटिक फ्रिक्शन का। स्टैटिक फ्रिक्शन कब लगेगा? स्टैटिक फ्रिक्शन हमारा तब लगेगा जब भी हमारी कोई बॉडी किस पे होगी? रेस्ट। सर। रेस्ट पे होगी, क्योंकि नाम ही पता चल रहा है स्टैटिक का मतलब रेस्ट पे। दूसरी चीज, तो जैसे कि मेरे को एक चीज बताओ, यही वाला एग्जांपल ले लो ना भाई, मेरा फोन मूव कर रहा है, मेरा ऊपर वाला ऑब्जेक्ट रेस्ट पे ही है, वो तो कहीं मूव कर ही नहीं रहा, वो तो फोन के ऊपर बस बैठा हुआ है। तो जो ये फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है FAB, ये किस टाइप का फ्रिक्शन होगा? स्टैटिक फ्रिक्शन होगा। डन है इतनी बात? यस सर। बढ़िया। बाकी भी तो और समझा दूंगा, टेंशन मत लो। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये होता है सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स, सेल्फ एडजस्टिंग फ्रिक्शन। ये दो पॉइंट्स हैं जिनको हमें अब याद रखना है। अब सोचो इसको मैं कैसे, मतलब समझो इसको कैसे मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं। भाई मैंने कहा ये एक डब्बा है, बहुत भारी डब्बा है, मैंने इस पे फोर्स लगाया, कितना फोर्स लगाया? मैंने इस पे फोर्स लगाया सपोज 2 न्यूटन का। मैंने कहा ये ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर रहा है। अगर ये ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर रहा है तो मतलब ये रेस्ट पे है। अगर ये रेस्ट पे है तो इस पे नेट फोर्स कितना होना चाहिए? जीरो। जीरो। भाई न्यूटन ने तो मेरे को यही बात समझाई हुई है कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है तो उस पे नेट फोर्स जीरो लगना चाहिए। लेकिन यार इस पे तो 2 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, तो इस पे नेट फोर्स तो जीरो हुआ नहीं, तो फिर ये रेस्ट पे कैसे हुआ ये बताओ। ये थोड़ा सा वो हो गया ना कॉन्ट्राडिक्टरी, कि भाई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है तो नेट फोर्स जीरो होना चाहिए, लेकिन इस पे तो 2 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, तो ये फिर भी रेस्ट पे कैसे है? फ्रिक्शन फोर्स मैक्सिमम होगी 2 न्यूटन से। तो अभी क्या हो रहा होगा? समीक्षा मैक्सिमम मत कहना, अभी क्या हो रहा होगा? अभी इस पे फ्रिक्शन फोर्स 2 न्यूटन लग रहा होगा। तो हो क्या गया, ये वाला एक्सटर्नल फोर्स 2 न्यूटन जो मैंने लगाया
और जो फ्रिक्शन ने 2 न्यूटन दिया, दोनों इक्वल भी हो गए और अपोजिट भी हो गए, तो दोनों कैंसिल हो गए और नेट फोर्स कितना आ गया? 0। और इसलिए ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है। लेकिन नेक्स्ट सिचुएशन समझो, यही सेम डब्बा लिया मैंने, डब्बे में कोई बदलाव नहीं है। अब की बार मैंने थोड़ा सा ज्यादा फोर्स लगा दिया। मैंने कहा भाई अब की बार देख लेते हैं, क्या पता मूव कर जाए। अब की बार मैंने फोर्स लगाया 5 न्यूटन का, ऑब्जेक्ट फिर भी रेस्ट पे है, मतलब अभी भी नेट फोर्स 0 होना चाहिए। तो अब फ्रिक्शन फोर्स कितना लग रहा होगा इस पे? 5 न्यूटन 5 न्यूटन। 5 न्यूटन अब मैंने क्या कर दिया, नेक्स्ट केस ले लो, मैंने 5 की जगह मैंने कहा भैया ये तो हद ही हो गई, 2 पे भी मूव नहीं करा, 5 पे भी मूव नहीं करा, अब की बार मैं लगा देता हूं 10। यार मैंने देखा ये तो अभी भी मूव नहीं कर रहा, अभी भी रेस्ट पे है, तो मतलब अभी भी नेट फोर्स 0। तो अब फ्रिक्शन फोर्स कितना हो गया होगा? तो 10 न्यूटन। अब मेरे को बताओ, जो ये पहला केस, सेकेंड केस और थर्ड केस, इन तीनों केस में जो फ्रिक्शन लग रहा है वो कौन सा फ्रिक्शन लग रहा है? ऑब्जेक्ट तो रेस्ट पे है ना, तो कौन सा फ्रिक्शन लग रहा है ये? तो देखो आपको ये बात खुद ही क्लियर हो गई कि मैंने एक ऑब्जेक्ट लिया और मैंने इस पे फोर्स लगाया सबसे पहले 2 न्यूटन का, ये ऑब्जेक्ट मूव नहीं हुआ, तो फ्रिक्शन ने अपनी वैल्यू एडजस्ट कर ली। उसने कहा भैया ये मूव नहीं कर रहा, तो मैं अपनी वैल्यू 2 न्यूटन बना लेता हूं। क्यों बना लेता हूं? क्योंकि मेरे को नेट फोर्स 0 करना है। फिर मैंने 5 न्यूटन किया, तो फ्रिक्शन भी बहुत अच्छा निकला। फ्रिक्शन कह रहा है कि भाई तूने 5 न्यूटन कर लिया तो तू घबरा मत, मैं भी 5 न्यूटन कर लेता हूं और मैं नेट फोर्स कितना लेके आ जाऊंगा? 0 ले आऊंगा। तो फ्रिक्शन ने अपनी वैल्यू अपने आप क्या कर ली? एडजस्ट कर ली। लेकिन ये कौन से फ्रिक्शन ने अपनी वैल्यू एडजस्ट करी है? स्टैटिक फ्रिक्शन ने। तो याद रखो, ऑब्जेक्ट जब तक मूव नहीं करता तब तक फ्रिक्शन अपनी वैल्यू एडजस्ट करता रहता है, और वो किसके बराबर बनाता है हमेशा अपनी वैल्यू को? इक्वल। एक्सटर्नल फोर्स के बराबर बनाता है हमेशा अपनी वैल्यू को। अब इसको एक्सटर्नल फोर्स ना कहने की बजाय ना एक अच्छा सा नाम दे दो, इसको हम कहेंगे अप्लाइड फोर्स। अप्लाइड फोर्स। तो याद रखना, जब तक ऑब्जेक्ट मूव नहीं करेगा फ्रिक्शन अपनी वैल्यू चेंज करता रहेगा, और सिंस मेरा ऑब्जेक्ट रुका हुआ है तो ये स्टैटिक फ्रिक्शन होगा। और जो ये अपनी वैल्यू एडजस्ट कर रहा है वो हर बार किसके इक्वल लेके आएगा? वो हर बार अपनी वैल्यू अप्लाइड फोर्स के बराबर लेके आएगा। क्या स्टैटिक फ्रिक्शन का कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो गया इससे? यस सर बढ़िया, तो इसको नोट डाउन करो, फिर बढ़ेंगे नेक्स्ट वाले पे, लिमिटिंग फ्रिक्शन पे। सर डायरेक्शन का कैसे पता लगाएंगे स्टैटिक फ्रिक्शन? डायरेक्शन का कैसे पता चला? यार देखो ना, मेरे को नेट फोर्स 0 बनाना था। आप खुद सोचो, मैं अगर फोर्स इधर लगा रहा हूं तो मेरा नेट फोर्स तो 0 तभी बनेगा ना जब एक फोर्स मेरे पीछे लगेगा। नहीं बात आई? अगर सपोज आप एक चीज सोचो, साहित्य है, सपोज भाई फ्रिक्शन की 2 ही डायरेक्शन हो सकती है, क्योंकि इधर सरफेस है, या तो पीछे हो सकती है या तो आगे हो सकती है। ठीक, सपोज आप कह रहे हो सर आगे ले लो फ्रिक्शन फोर्स की डायरेक्शन, ठीक है मुझे कोई दिक्कत नहीं, आगे लेके देख लेते हैं। भाई मैंने इधर लिया 2 न्यूटन, साहित्य इतना तो मानते हो ना कि इसकी वैल्यू भी 2 न्यूटन ही होगी? यस तो 2 न्यूटन और 2 न्यूटन ये तो दोनों सेम डायरेक्शन में हो गए। और मैंने आपको मोशन इन अ प्लेन में बताया था कि जब दो वेक्टर क्वांटिटी सेम डायरेक्शन में हो जाती है तो हम इनको क्या कर देते हैं? तो इधर मेरा नेट फोर्स क्या 0 आएगा या 4 न्यूटन आएगा? तो यहाँ तो कॉन्सेप्ट गलत हो गया ना, रेस्ट के लिए तो एफ नेट 0 होना चाहिए ना। यस सर अंडरस्टूड। ठीक है, चलो बढ़िया। डन सर। डन, चलो तो sir. फिर आगे बढ़ जाते हैं। बिल्कुल, आ जाते हैं अपने सेकंड वाले पे, और याद रखो सेकंड वाला ही हमें सबसे ज्यादा तंग करेगा। सबसे ज्यादा जो न्यूमेरिकल में कैलकुलेट करना है वो ये सेकंड वाला ही करना है, विच इज कॉल्ड एज लिमिटिंग फ्रिक्शन। लिमिटिंग फ्रिक्शन के पहले तो पॉइंट्स बता देता हूं और फिर इनको एक्सप्लेन करना चालू करता हूं। सबसे पहला पॉइंट कि भैया इट इज द मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स पॉसिबल, मैक्सिमम फ्रिक्शन बिटवीन द टू सरफेसेस। इससे ज्यादा फ्रिक्शन फोर्स वो बॉडी नहीं लगा सकती, ये उसकी मैक्सिमम वैल्यू है। और दूसरा, इस फ्रिक्शन फोर्स का एक फॉर्मूला है। जैसे याद रखो, स्टैटिक फ्रिक्शन का कोई फॉर्मूला नहीं है। स्टैटिक फ्रिक्शन तो बस हम किसके बराबर कर देंगे? अप्लाइड फोर्स के बराबर कर देंगे। लेकिन इधर लिमिटिंग फ्रिक्शन का एक फॉर्मूला है, तो इधर ये मैंने एफ एल लिख दिया। एफ एल मतलब समझ जाना, लिमिटिंग फ्रिक्शन। कुछ बुक्स में इसी एफ एल को एफ एस से डिनोट किया हुआ है, लेकिन उन्होंने एफ एस मैक्सिमम लिख दिया है।
तो बात एक ही है। क्लियर है ये वाली बात, क्योंकि मैक्सिमम फ्रिक्शन है ये। Yes, sir. इसका फॉर्मूला है न्यू इंटू आर। न्यू का मतलब क्या है? न्यू का मतलब है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। ये एक कांस्टेंट है और ये किस पे डिपेंड करेगा? ये नेचर ऑफ सरफेस पे डिपेंड करेगा। कि जैसे मैंने अपने हाथ के ऊपर प्लास्टिक बॉडी रखी है, या कोई वुडन बॉडी रखी है, या मेरा सेलफोन रखा है, क्या रखा है, तो ये उस पर डिपेंड करेगा। और आर का मतलब सबको पता ही है। आर का मतलब क्या होता है? चलो नॉर्मल इसका मतलब फोर्स। पता होगा। एन का मतलब क्या है? कैपिटल एन, नॉर्मल फोर्स। नॉर्मल फोर्स। बहुत बढ़िया भाई, मैंने आपको फर्स्ट पार्ट में नॉर्मल फोर्स कैलकुलेट करना अच्छे से समझाया हुआ है कि अगर ऑब्जेक्ट हॉरिजॉन्टल पे है, ऐसे है, तो नॉर्मल फोर्स वेट के बराबर होगा। लेकिन अगर ये ऑब्जेक्ट टिल्टेड रख देता हूं, या इस ऑब्जेक्ट को मूव कराता हूं, या ऐसे रख देता हूं, तो फिर नॉर्मल फोर्स वेट के बराबर नहीं होगा। इस चीज का खास ध्यान रखना, ठीक है? Yes. Yes, sir. चलो डन। अब स्टार्ट करते हैं इसको समझना, पहले पॉइंट को समझना स्टार्ट करते हैं। भाई ये मेरा ऑब्जेक्ट था, पिछला वाला एग्जांपल उठा लिया मैंने, पिछला वाला डब्बा लिया, पिछला वाला बॉक्स लिया, वही सरफेस है, सब कुछ सेम है। भाई मैंने 10 न्यूटन तक फोर्स लगाया था पिछले वाले केस में, तो फ्रिक्शन फोर्स ने भी अपनी वैल्यू 10 न्यूटन कर ली थी, और ये ऑब्जेक्ट मूव नहीं हुआ था। अब की बार मैंने क्या कर दिया? अब की बार मैंने ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाया, इस ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाया 12 न्यूटन का। तो मैंने देखा कि ये जो मेरा ऑब्जेक्ट है ना, ये जस्ट मूव करना शुरू कर दिया है। जस्ट मूव करना मतलब किसी अभी प्रॉपर स्पीड से मूव नहीं कर रहा, जस्ट मूव करना स्टार्ट हुआ है। जस्ट मूव का आपका दूसरा वर्ड भी कह सकता है। जस्ट मूव का दूसरा वर्ड क्या होगा? कि उसने स्लोली स्लोली स्टार्ट कर दिया। तो मेरे को बताओ, इस केस में वेलोसिटी के बारे में आप क्या कमेंट कर सकते हो कि वेलोसिटी कितनी होगी ऑब्जेक्ट की? सर जीरो ही होगी। वेलोसिटी जीरो नहीं होगी। अब की बार जब ऑब्जेक्ट ने बिल्कुल जस्ट मूव करना स्टार्ट किया है, तो याद रखना वो एक वेलोसिटी को छोटे से टाइम के लिए कांस्टेंट हो जाएगी। तो अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एफ नेट कितना है? जीरो। जीरो। तो Zero. अब की बार जो ये फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है, उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? जीरो। जीरो। अरे सबने उल्टे आंसर दे दिए भैया। एफ नेट जीरो कब होता है? जब बॉडी रेस्ट पे होगी। बॉडी रेस्ट पे होगी या कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगी। एफ नेट जीरो होने का मतलब है कि फोर्सेस इक्वल एंड अपोजिट होने चाहिए। तो अगर मैंने फोर्स लगाया है 12 न्यूटन का, तो उधर अप्लाइड ये फ्रिक्शन फोर्स भी कितना हो जाएगा? 12 Newton. 12 न्यूटन। लेकिन इस 12 न्यूटन के फ्रिक्शन फोर्स पे क्या बॉडी मूव करना शुरू कर गई है या रेस्ट पे है? Sir, move करना लग गई है। तो याद रखना, जो ये फ्रिक्शन फोर्स होगा, ये मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स होगा। ये अब स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स नहीं होगा, क्योंकि इस वाले फ्रिक्शन फोर्स पे तो बॉडी ने मूव करना शुरू कर दिया है। Sir, repeat कर दो. हाँ रिपीट कर देता ना, कुछ नहीं समझ में आया ना? ठीक है। पहले तो सबसे पहले भाई सब अपने माइक म्यूट पे रखो। किसी के यहाँ से बहुत हवाओं का आवाज आ रही है, चलती हवाएं, तो मेरे को डिस्टर्ब हो रहा है। चलो रिपीट करता हूँ, आप इससे समझो। भैया ये डब्बा रखा मैंने मेरे हाथ पे, तो मैंने कहा कि भैया मैंने इस पे फोर्स लगाया पिछले वाले एग्जांपल में 2 न्यूटन, तो मैंने कहा ये मूव नहीं हुआ, तो मतलब फ्रिक्शन फोर्स भी 2 न्यूटन हो गया होगा, क्योंकि नेट फोर्स 0 होना चाहिए। मैंने फोर्स लगाया 5 न्यूटन का, तो फ्रिक्शन फोर्स ने भी अपनी वैल्यू 5 कर ली, क्योंकि ये नेट फोर्स कितना आ रहा है? 0 आ रहा है, ये रेस्ट पे है। 10 न्यूटन लगाया तो भी मूव नहीं हुआ। लेकिन मैंने क्या कहा, मैंने 12 न्यूटन जैसी लगाया, ये मूव करना स्टार्ट हो गया, हल्का सा मूव करना स्टार्ट हो गया। अगर मैं कह रहा हूं ये हल्का सा मूव करना स्टार्ट हो गया, तो वेलोसिटी कितनी हो गई इसकी? कांस्टेंट। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एफ नेट कितना आना चाहिए? Zero. यार जैसे पिछले केस में किया, एफ नेट जीरो कैसे बनाया मैंने? एफ नेट मैंने जीरो ऐसे बनाया कि इस पे जो फ्रिक्शन फोर्स लग रहा था, उसकी वैल्यू मैंने किसके बराबर कर दी थी? अप्लाइड फोर्स के बराबर कर दी Applied थी। force के. तो इधर भी तो अभी भी वही लॉजिक होना चाहिए ना। अभी अगर मैं तुमसे पूछूं कि भाई फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी होनी चाहिए इधर, तो आप कहोगे 12 न्यूटन होनी चाहिए सर, क्योंकि नेट फोर्स कितना बनाना है मेरे को? 0 बनाना है। लेकिन क्या ये नेट फोर्स 0 रेस्ट की वजह से है या कांस्टेंट वेलोसिटी की वजह से है? कांस्टेंट वेलोसिटी। Constant velocity. तो यार इधर मेरे ऑब्जेक्ट ने ना मूव करना शुरू कर दिया है, तो मैं इसको स्टैटिक फ्रिक्शन नहीं कह सकता, क्योंकि स्टैटिक फ्रिक्शन का मतलब है कि ऑब्जेक्ट ने मूव करना ही शुरू ना किया हो।
लेकिन इधर तो ऑब्जेक्ट ने मूव करना शुरू कर दिया है। तो ये फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू है कि इस 12 न्यूटन पे मेरा ऑब्जेक्ट ने मूव करना शुरू कर दिया है। तो जो ये मैक्सिमम फ्रिक्शन लग रहा है, इस मैक्सिमम फ्रिक्शन को हमने क्या नाम दिया है? लिमिटिंग फ्रिक्शन दिया है। क्या ये बात क्लियर है? यस सर। तो फिर ये दोनों फोर्स कैंसिल नहीं होंगी? हाँ, दोनों फोर्स कैंसिल हो जाएंगे और नेट फोर्स 0 आ जाएगा। लेकिन नेट फोर्स 0 दो केसेस में होता है, या तो ऑब्जेक्ट रेस्ट पे रहे या तो ऑब्जेक्ट मूव करने लग जाए। अभी भी समझ में नहीं आया? रिपीट करता हूँ। हाँ ठीक है ठीक है, सुन लो एक और एक तरीके से समझा देता हूँ, कोई बड़ी बात नहीं है। मैं आपको ऐसा करता हूँ, मैं फॉर्मूले की हेल्प से समझाता हूँ, सबसे बेहतर फॉर्मूले की हेल्प से समझते हैं। इसका मास है सपोज m, और m मैं ले रहा हूं सपोज 10 किलो। ठीक है, ये सरफेस है, इसके कोई ना कोई नेचर होगी, तो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू ले लेता हूं मैं सपोज 0.2। जस्ट मैं समझा रहा हूं, 0.2 लिया है। ग्रेविटी की वैल्यू ले लेता हूं 10। तो सबसे पहले तो मेरे को बताओ, इस पे नॉर्मल फोर्स किधर लग रहा होगा और उसकी वैल्यू कितनी होगी? ऊपर की तरफ लगेगा नॉर्मल फोर्स। वेरी गुड, नॉर्मल फोर्स लगेगा ऊपर की तरफ, और नीचे कौन सा फोर्स लग रहा होगा? वेट mg। ये ऑब्जेक्ट मेरा या तो लेफ्ट में जा रहा है या तो राइट में जा रहा है, ऊपर नीचे तो नहीं जा रहा। तो मतलब मेरा नॉर्मल फोर्स किसके बराबर होगा? mg। मास की वैल्यू 10, ग्रेविटी की वैल्यू भी 10, तो ये कितना आ गया मेरे पास? 100। 100। तो मैंने अभी आपको बताया कि कोई भी बॉडी मैक्सिमम कितना फ्रिक्शन फोर्स लगा सकती है, मैक्सिमम, उसका फॉर्मूला है न्यू इंटू एन। तो न्यू की वैल्यू है 0.2, एन की वैल्यू कितनी है? 100। इसको आपने मल्टीप्लाई किया तो आया 20 न्यूटन। ठीक, तो मतलब ये मैक्सिमम 20 न्यूटन का फोर्स दे सकता है। अब सोचना जो मैं बोल रहा हूं भाई, सपोज मैंने इस पे फोर्स लगाया 10 न्यूटन का, बताओ क्या ये ऑब्जेक्ट मूव कर सकता है? नो सर। ये ऑब्जेक्ट मूव नहीं करेगा 10 न्यूटन में। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स, जो लिमिटिंग फोर्स की फ्रिक्शन क्योंकि मैक्सिमम फ्रिक्शन वैल्यू फोर्स फ्रिक्शन है वो भी, ज्यादा है। हाँ वेरी गुड, क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स 10 न्यूटन के बराबर हो जाएगा। अगर मैं इसको 15 न्यूटन कर दूं, क्या अब मूव करने लगेगा? नहीं, क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स अपनी वैल्यू कितनी बना लेगा? 10 न्यूटन बना लेगा। फ्रिक्शन फोर्स अपनी वैल्यू इंक्रीज कर सकता है, लेकिन जैसे ही मैं इसको 15 से हटाकर 20 न्यूटन कर दूं, तो क्या अभी ऑब्जेक्ट मूव करने लगेगा? यस सर। यस, करने लगेगा, क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स भी अपनी वैल्यू कितनी कर लेगा? 20 न्यूटन कर लेगा। अब दोनों फोर्स इक्वल एंड अपोजिट हो गए, तो नेट फोर्स तो 0 आ गया। तो नेट फोर्स की दो पॉसिबिलिटी होती है, या तो ऑब्जेक्ट रेस्ट पे रहे या तो ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन से मूव करने लग जाए। तो इस केस में कौन सी कैटेगरी सेटिस्फाई होगी, रेस्ट वाली या यूनिफॉर्म मोशन वाली? यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन वाली। रेस्ट वाली नहीं, रेस्ट वाली तो स्टैटिक फ्रिक्शन हो जाता फिर। ठीक है, अब सपोज मेरे को बताओ, मैंने 21 न्यूटन का फोर्स लगाया, तो क्या ये ऑब्जेक्ट रुका रहेगा या मूव कर जाएगा? मूव करेगा अभी। मूव करेगा। करेगा। लेकिन फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू क्या 20 ही रहेगी या 21 हो जाएगी? 21 हो जाएगी। गलत, 20 ही रहेगी। 20 ही रहेगी। क्यों? क्योंकि मैक्सिमम ये 20 ही लगा मैक्सिमम सकता था। वैल्यू है। यस सर। ये मैक्सिमम 20 तक ही अपनी वैल्यू इंक्रीज कर सकता था, ये 20 से ज्यादा अपनी वैल्यू इंक्रीज नहीं कर सकता, क्योंकि मैंने फॉर्मूले से कैलकुलेट कर लिया। तो 20 तक तो ये अपनी वैल्यू इंक्रीज कर लेगा, लेकिन 20 के बाद ये अपनी वैल्यू इंक्रीज नहीं कर पाएगा। तो अगर मैंने 20 या 20 से ज्यादा फोर्स लगा दिया, तो ये ऑब्जेक्ट मूव कर जाएगा। अगर मैंने बिल्कुल 20 ही लगा दिया, तो ये ऑब्जेक्ट जस्ट स्टार्ट करना करे, मूव करना शुरू करेगा, जस्ट स्टार्ट टू मूव। लेकिन अगर मैंने 20 से ज्यादा लगा दिया, फिर क्या ये जस्ट मूव करना स्टार्ट करेगा या प्रॉपर मूव करेगा? प्रॉपर मूव करेगा। ये प्रॉपर मूव करेगा, फिर तो ये प्रॉपर काइनेटिक में आ जाएगा, प्रॉपर मूवमेंट में जाएगा ये। क्या डिफरेंस समझ में आ गया? यस सर। यस तो सर, यार अब, अंडरस्टूड है बिल्कुल हाँ क्रिस्टल क्लियर। बढ़िया। तो यार अब क्वेश्चन में देखो क्या होगा। क्वेश्चन आपसे है ना बस इतना बोल देगा कि ये ऑब्जेक्ट है, इस पे मैंने 50 न्यूटन का फोर्स लगाया, कैलकुलेट करो ये कितनी वेलोसिटी से मूव कर रहा है। तो वो तो मैं वेलोसिटी तो बाद में कैलकुलेट करूंगा, पहले मैं ये तो चेक कर लूं कि 50 में ये मूव कर भी पा रहा है या नहीं कर पा रहा। तो मेरे को अब हर क्वेश्चन में क्या निकालना पड़ेगा? हर क्वेश्चन में निकालना ही पड़ेगा, हर क्वेश्चन में आपको लिमिटिंग फ्रिक्शन निकालना पड़ेगा। आप सबसे पहले ये चेक करोगे भैया तू मैक्सिमम कितना फ्रिक्शन दे सकता है, पहले ये तो पता करूं। सपोज इसका मैक्सिमम फ्रिक्शन आया 30 और मैंने फोर्स लगाया 50, तो अब मेरे को पता चल जाएगा कि क्या ये ऑब्जेक्ट मूव करेगा। यस सर। लेकिन अगर फोर्स मैंने 20 लगाया होता, तो क्या ये मूव करता? नो सर।
डन। तो ये कॉन्सेप्ट हो गया लिमिटिंग फ्रिक्शन का। तो अब याद रखना, हम हर न्यूमेरिकल में लिमिटिंग फ्रिक्शन तो अब कैलकुलेट करेंगे ही करेंगे। यहाँ पे पूरा नोट डाउन कर लो और फिर बढ़ते हैं काइनेटिक वाले पे। डन सर। कर दिया सर। डन, चलो बढ़िया। तो अब आ जाते हैं नेक्स्ट वाले पे, काइनेटिक वाले पे, लास्ट। याद रखना फ्रिक्शन वाला टॉपिक बहुत ही छोटा है और सिंपल है, लेकिन बस फ्रिक्शन के साथ बता दिक्कत क्या है। फ्रिक्शन के साथ दिक्कत यह है कि इसमें थोड़ी सी इमेजिनेशन है, कि आपको ये थोड़ा सा एनालाइज करना पड़ेगा कि भाई फ्रिक्शन फोर्स लग किधर रहा है और मेरे को इस न्यूमेरिकल में क्या करना चाहिए। अब चलो काइनेटिक फ्रिक्शन पे आते हैं। काइनेटिक फ्रिक्शन क्या है? सबसे पहली बात कि जब हमारा ऑब्जेक्ट मोशन पे होगा तो हमारा काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, काइनेटिक फ्रिक्शन का फॉर्मूला सेम है, न्यू इनटू एन। लेकिन आप बोलोगे सर काइनेटिक फ्रिक्शन और लिमिटिंग फ्रिक्शन तो सेम हो गए। नहीं, सेम नहीं हुए। इधर जो हम कोफिशिएंट यूज कर रहे हैं ये एस होता है, स्टैटिक फ्रिक्शन का कोफिशिएंट। इधर जो फ्रिक्शन कोफिशिएंट यूज करूंगा वो अलग कोफिशिएंट होगा, वो क्या होगा? काइनेटिक कोफिशिएंट। क्लियर है ये वाली बात? यस sir. थर्ड, it will always be less than limiting friction. It will always be less than limiting friction. क्यों? उसको समझने की कोशिश करते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। भैया मैंने कहा ये डब्बा है, बॉक्स है, नीचे ग्राउंड है। ग्राउंड है रेस्ट पे, यहां पहले लिख देता हूं, ग्राउंड है रेस्ट पे। हम इस ऑब्जेक्ट को मूव कराना चाहते हैं, तो ग्राउंड क्या मूव करने देगा इजीली? नो नहीं। सर ग्राउंड रोक किस वजह से रहा है? इंटरमोलिकुलर फोर्स की वजह से रोक रहा है। तो अब देखो एक चीज यार, ये अज्यूम कर लो कि ये मेरा जो फर्स्ट फिंगर है, ये वाली फिंगर, ये ग्राउंड का एटम है और ये मेरा बॉक्स का एटम है। इन दोनों के बीच में स्प्रिंग है। ये वाली जो बॉक्स है ये मूव करना चाह रही थी, लेकिन ग्राउंड ने क्या किया? स्प्रिंग फोर्स की हेल्प से इसको वापस खींच लिया, इसको आगे जाने नहीं दिया, है ना? यस सर। तो हो क्या रहा है? अभी लग रहा होगा स्टैटिक फ्रिक्शन, लेकिन मैं क्या चाहता हूं? मैं इस ऑब्जेक्ट को मूव कराना चाहता हूं। तो जब मैं इस ऑब्जेक्ट को मूव कराना चाहता हूं तो इनके बीच में जो स्प्रिंग है, उस स्प्रिंग के साथ मेरे को क्या करना पड़ेगा जिससे ये ऑब्जेक्ट मूव करने लग जाए? तोड़नी पड़ेगी। बहुत बढ़िया मन्नत, वेरी गुड। हमें इस स्प्रिंग को तोड़ना पड़ेगा। तो स्प्रिंग को तोड़ने में मेहनत लग रही है, तो वो मेहनत क्या है? वो मेहनत है लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो लिमिटिंग फ्रिक्शन ने क्या किया? उसने बोल दिया कि भाई मैक्सिमम स्प्रिंग कितना फोर्स दे सकती है, मैंने उतना फोर्स दे दिया, ये स्प्रिंग टूट गई। अब मेरे को बताओ, इन दोनों के बीच में कोई स्प्रिंग नहीं है, तो क्या अब मेरे को ऑब्जेक्ट को मूव कराने में ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी या कम मेहनत करनी पड़ेगी? कम मेहनत। तो यही चीज तो मैंने थर्ड पॉइंट में कही कि इट विल बी लेस देन लिमिटिंग फ्रिक्शन। लेस देन लिमिटिंग फ्रिक्शन क्यों? क्योंकि लिमिटिंग फ्रिक्शन के टाइम पे इन दोनों के बीच में इंटरमोलिकुलर फोर्सेस है, बॉन्ड्स बन रखे हैं, इंटरलॉकिंग हो रखी है। तो इंटरलॉकिंग को ब्रेक करने में बहुत मेहनत लगती है, लेकिन एक बार इंटरलॉकिंग ब्रेक हो गई, स्प्रिंग टूट गई, फिर काहे की मेहनत मूव कराने में? फिर तो ये ऑब्जेक्ट इजीली मूव कर जाएगा। तो इसलिए काइनेटिक फ्रिक्शन हमेशा लिमिटिंग फ्रिक्शन से कम होता है। क्या ये पॉइंट, थर्ड वाला पॉइंट क्लियर है? यस सर। बढ़िया। वेलोसिटी, फिर वेलोसिटी का क्या होगा फिर इसमें? हाँ, अभी वो भी डिस्कस कर रहे हैं। अब ये किसी एक वेलोसिटी से मूव करने लगेगा, इनके बीच की स्प्रिंग टूट गई, इनके बीच की स्प्रिंग टूट गई। अब ये ऑब्जेक्ट मूव करना शुरू कर देगा। अगर अब ये ऑब्जेक्ट मूव करना शुरू कर रहा है तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि ग्राउंड रोकने की कोशिश नहीं कर रहा। ग्राउंड तो रोकने की कोशिश करेगा, लेकिन पहले जितने स्ट्रॉन्ग तरीके से रोक नहीं सकता, क्योंकि पहले तो स्प्रिंग उसकी हेल्प कर रही थी, लेकिन अब स्प्रिंग उसकी हेल्प नहीं कर रही है। तो ग्राउंड को क्या होगा? रोकने की कोशिश तो करेगा, लेकिन अब वो कोशिश कम हो जाएगी। क्या ये बात समझ में आ रही है? यस सर। Yes, तो sir. अगर मेरा ऑब्जेक्ट राइट हैंड साइड मूव कर रहा है तो भैया फ्रिक्शन फोर्स तो लगेगा। एक मिनट रुको, सॉरी प्लीज। अगर ये ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है राइट हैंड साइड तो फ्रिक्शन फोर्स तो लगेगा, लेकिन ये लिमिटिंग फ्रिक्शन से कम हो जाएगा, और इसको अब मैं नाम दे दूंगा काइनेटिक फ्रिक्शन। यस सर। तो दोनों में डिफरेंस समझो, दोनों में डिफरेंस समझो। अगर मेरा अप्लाइड फोर्स मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स के बराबर होता है तो वो हो जाता है जस्ट स्टार्ट टू मूव, जस्ट स्टार्ट। अगर मेरा अप्लाइड फोर्स लेस देन है लिमिटिंग फ्रिक्शन के तो क्या रहेगा? तो ऑब्जेक्ट मेरा रेस्ट पे रहेगा, मूव ही नहीं कर सकता। लेकिन अगर मेरा अप्लाइड फोर्स लिमिटिंग फ्रिक्शन से ज्यादा हो जाए तो क्या होने लग जाएगा? प्रॉपर मूव।
प्रॉपर मूव करने लगेगा। जब मूव करने लगेगा तो उस पे कौन सा फ्रिक्शन लगेगा? Kinetic. काइनेटिक फ्रिक्शन। और जब वो रुका रहेगा तो कौन सा फ्रिक्शन लगेगा? स्टैटिक फ्रिक्शन। Static. और जब वो जस्ट स्टार्ट कर रहा है मूव करना तो कौन सा फ्रिक्शन लगेगा? Limiting. अरे यार आ तो गया समझ में तुम्हें, और क्या चाहिए? आगे सर। वेरी गुड। चलो तो मजाक से हटके अब मैं एक एक करके नाम ले लेता हूँ, देखते हैं भैया, चेक कर लेते हैं समझ में आया नहीं आया। सुहानी, तनुषा, सचिन, पलमिंदर, अरे कोई तो बोलो, प्रज्वल, यस सर। ठीक है, ध्रुव, यस सर। बढ़िया। चलो तो इसको भी नोट डाउन कर लो फिर बढ़ेंगे आगे। Done, sir. डन सर। हाँ डन। अब एक चीज Done, याद sir. रखना, एक इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट और क्या है कि ये मोशन पे तो होता है लेकिन ये मोशन के इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट ऑफ टाइप ऑफ मोशन। इसका मतलब क्या है? सपोज मैंने कहा कि ये ऑब्जेक्ट है और वो एक्सीलरेटेड मोशन से मूव कर रहा है, एक्सीलरेटेड मोशन से मूव कर रहा है। कितनी एक्सीलरेशन से मूव कर रहा है? 2 मीटर पर सेकंड की एक्सीलरेशन से मूव कर रहा है, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। वेयरएज दूसरा ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है? ये जस्ट स्टार्ट नहीं कर रहा, ये प्रॉपर मूव कर रहा है। प्रॉपर किससे मूव कर रहा है? एक कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, 10 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से। तो मेरे को बताओ ऊपर कौन सा फ्रिक्शन लगेगा और नीचे कौन सा फ्रिक्शन लगेगा? सर ऊपर की तरफ नॉर्मल। नहीं, टाइप ऑफ फ्रिक्शन बताओ कि फर्स्ट केस में कौन सा टाइप ऑफ फ्रिक्शन लग रहा होगा, स्टैटिक, लिमिटिंग या काइनेटिक। ऐसे ही सेकंड केस में बताओ, और ऐसे ही थर्ड केस में बताना, और फिर फोर्थ केस में बताना कि चारों केसेस में कौन कौन से फ्रिक्शन फोर्स लग रहे हैं, टाइप ऑफ फ्रिक्शन फोर्स, जिसको अब हम कहेंगे नेचर ऑफ फ्रिक्शन फोर्स। कौन सा नेचर ऑफ फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है? सर थर्ड में लिमिटिंग। Limiting. Third में. फर्स्ट में काइनेटिक। चलो तो एक एक करके ऐसा करते हैं। थर्ड वाले के लिए सबको क्लियर है ना? यस थर्ड वाले में कौन सा लग रहा है? Limiting. लिमिटिंग। फोर्थ के लिए भी Fourth क्लियर। is फोर्थ के लिए भी क्लियर है, स्टैटिक क्योंकि रेस्ट पे है। थर्ड वाले के लिए, ओ सॉरी फर्स्ट वाले के लिए काइनेटिक। काइनेटिक। सबको ये भी क्लियर होगा काइनेटिक है क्योंकि एक्सेलरेटेड मोशन है। लेकिन अब सबको जो कंफ्यूजन हो सकती है मेरे हिसाब से वो हो सकती है सेकंड वाले में। तो मेरे को बताओ सेकंड वाले में कौन सा फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है? सर काइनेटिक ही लग रहा है इसमें। वेरी गुड। याद रखना भले ही वो ऑब्जेक्ट कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करे या एक्सेलरेटेड मोशन से मूव करे, अगर ऑब्जेक्ट मेरा प्रॉपर मूव कर रहा है तो उस पे काइनेटिक फ्रिक्शन ही लगेगा। क्या ये बात Yes. क्लियर है? यस सर। Yes. अगर मैं बस इतना बोल दूंगा जस्ट स्टार्ट कर दिया है मूव करना तो लिमिटिंग लगेगा, और अगर रुका हुआ है तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। सर अगर ऐसा हो गया तो फिर तो इंडिपेंडेंट नहीं हो जाएगा वेलोसिटी के। हाँ तो बिल्कुल वही तो मैंने कहा यहाँ पे, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ टाइप ऑफ मोशन, कि ये Motion. टाइप मतलब उस पर डिपेंड नहीं करता कि वेलोसिटी 10 है 20 है 30 है, उस पर डिपेंड नहीं करता। अगर ऑब्जेक्ट ने मूव करना शुरू कर दिया है और प्रॉपर मूव कर रहा है तो काइनेटिक ही लगेगा। गॉट इट सर। बढ़िया। तो ऐसा करते हैं, अब एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं और उससे डिस्कस करते हैं। सबसे पहले एग्जांपल से पहले आपको एक और कंफ्यूजन क्लियर कर देता हूं। मैंने आपको बोला लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स का फॉर्मूला होता है म्यू एस इंटू एन, और काइनेटिक फ्रिक्शन का फॉर्मूला क्या होता है? Mu. क्यू के एन। वेरी गुड। याद रखना कुछ क्वेश्चंस में बहुत रेयर है कि आपको म्यू एस की वैल्यू और म्यू के की वैल्यू अलग अलग गिवन होगी। ऐसा कभी वैसे एक आधे क्वेश्चन में ही होता है कि म्यू एस और म्यू के की वैल्यू अलग अलग गिवन है, नहीं तो मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चन में आपको सिर्फ एक ही वैल्यू दी जाएगी म्यू एस की। तो अगर आपको एक ही वैल्यू गिवन है सिर्फ म्यू एस की, तो याद रखना उस केस में आप अज्यूम करोगे कि म्यू एस और म्यू के दोनों बराबर हैं, मतलब उस केस में लिमिटिंग और काइनेटिक फ्रिक्शन दोनों बराबर अज्यूम करेंगे हम। क्लियर है ये वाली बात? Yes, sir. अगर अलग अलग गिवन है तो अलग अलग कैलकुलेट होंगे, अगर एक ही गिवन है तो फिर एक ही कैलकुलेट होगा। चलो डन। तो यहां तक नोट डाउन करके अब एग्जांपल दे रहा हूं, एग्जांपल ट्राई करेंगे, पहले आप यहां तक नोट डाउन कर लो। Done, sir. डन। चलो Done, sir. तो भैया क्वेश्चन देते हैं।
ये ऑब्जेक्ट है मास m, इधर मैं फोर्स लगा रहा हूं इसको मूव कराने के लिए, ठीक है। मेरे को क्या क्या वैल्यूज गिवन है क्वेश्चन में, मेरे को वैल्यू गिवन है म्यू एस की और मेरे को क्वेश्चन में म्यू के की, दोनों की वैल्यू अलग अलग गिवन है। म्यू एस की वैल्यू 0.2, म्यू के की वैल्यू 0.15। मेरे को इसका मास गिवन है, मास की वैल्यू 1 kg, सॉरी, ग्रेविटी की वैल्यू 10 ले लो। अब क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट पार्ट, मैंने फोर्स लगाया 1 न्यूटन का। सेकंड पार्ट, मैंने फोर्स लगाया 2 न्यूटन का। और थर्ड पार्ट, मैंने फोर्स लगाया 2.5 न्यूटन का। स्टेट एंड कैलकुलेट द नेचर and magnitude of friction force. ठीक है इतनी बात? यस सर। अब मेरे को ये बता दो किस किस को, पहले तो क्वेश्चन एक बार वो कर रहा हूं मैं, फिर बताना क्वेश्चन किस किस को क्लियर है, मतलब नहीं है, सॉरी भाई। मैंने कहा ये एक ऑब्जेक्ट है, मैं क्या कर रहा हूं, एक क्वेश्चन में 3 पार्ट्स हैं। क्या क्या 3 पार्ट्स हैं? पहले पार्ट में मैं इस पे फोर्स लगा रहा हूं 1 न्यूटन का। तो जब मैंने 1 न्यूटन का फोर्स लगाया तो आपको बताना है कि इस ऑब्जेक्ट पे कौन सा फ्रिक्शन फोर्स लग रहा होगा और उस फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू बतानी है। फिर दूसरा पार्ट, अब मैंने इस पे फोर्स लगाया 2 न्यूटन का, तो जब मैंने 2 न्यूटन का फोर्स लगाया तो आपको बताना है कि अब इस पे कौन सा फ्रिक्शन फोर्स लग रहा होगा और उसकी वैल्यू। फिर ऐसे ही मेरे को तीसरे पार्ट के लिए कैलकुलेट करना है। चेक करो, क्लियर है क्वेश्चन? यस सर। बढ़िया। तो आई एम गिविंग अ प्रॉपर टाइम ऑफ 5 मिनट्स, आराम से 5 मिनट लो और इसको सॉल्व करो। चलो खुद से ट्राई करो। भाई सबसे पहला काम, सबसे पहला स्टेप तो हमेशा एक ही रहेगा। क्या रहेगा? स्टेप 1 कि भैया मेरे को लिमिटिंग फ्रिक्शन कैलकुलेट करना है, उसके बाद ही बाकी चीजें स्टार्ट होंगी। तो भैया हम क्या करते हैं, लिमिटिंग फ्रिक्शन का फॉर्मूला रख देते हैं। लिमिटिंग फ्रिक्शन इज न्यू इनटू एन, और यहाँ पे कौन सा कोफिशिएंट यूज होगा? स्टैटिक वाला, एस वाला यूज होगा। तो मैं देखता हूं नॉर्मल फोर्स कितना लग रहा है। तो भैया ये एक ऑब्जेक्ट था, नीचे लगेगा इस पे वेट और ऊपर लगेगा इस पे नॉर्मल फोर्स, और नॉर्मल फोर्स की वैल्यू किसके बराबर होगी? mg के बराबर होगी। मास की वैल्यू 1, ग्रेविटी की वैल्यू 10, तो नॉर्मल फोर्स की वैल्यू आ गई 10 न्यूटन। तो मेरे को बताओ लिमिटिंग फ्रिक्शन कितना आ रहा है? म्यू एस की वैल्यू गिवन थी 0.2 इंटू 10, तो 2 न्यूटन आ गया। 2 न्यूटन, कि भैया 2 न्यूटन से ज्यादा फ्रिक्शन फोर्स नहीं हो सकता। स्टेप 1 कंप्लीट। अब स्टेप 2 पे आते हैं, चीजों को वेरीफाई करते हैं। पहला, हमने फोर्स कितना लगाया है? 1 न्यूटन लगाया है, ये अप्लाइड फोर्स। तो ये अप्लाइड फोर्स लिमिटिंग फ्रिक्शन से कम है, ज्यादा है या इक्वल है? कम है। कम है। कम है। तो ऑब्जेक्ट क्या रहेगा? रेस्ट। वेरी गुड। तो कौन सा फ्रिक्शन फोर्स लगेगा? Static. स्टैटिक। मैंने ये बता दिया नेचर। अब मेरे को बतानी है इसकी वैल्यू। तो मेरे को बताओ स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू किसके बराबर होती है? अप्लाइड फोर्स। वेरी गुड। स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू अप्लाइड फोर्स के बराबर होती है। तो इधर मैंने अप्लाइड फोर्स कितना दिया था? 1 न्यूटन। फर्स्ट पार्ट कंप्लीट। क्या सबका फर्स्ट पार्ट का आंसर यही आया था? यस सर। वेरी गुड, एक ही का आया मतलब। यस ठीक है, साहिल आप चेक करके बताओ, आपका भी यही आया था? यस सर। निशांत? चलो Yes, नेक्स्ट sir. पार्ट। चलो कोई नहीं, नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट भाई, मैंने देखा कि जो मेरा अप्लाइड फोर्स है वो है 2 न्यूटन। तो अब की बार अप्लाइड फोर्स किसके बराबर हो गया? लिमिटिंग फ्रिक्शन के। लिमिटिंग फ्रिक्शन के बराबर हो गया। तो मेरा ऑब्जेक्ट जस्ट स्टार्ट करेगा मूव करना, और अगर जस्ट स्टार्ट करेगा तो ये कौन सा फ्रिक्शन लगेगा? मीटिंग फ्रिक्शन। लिमिटिंग फ्रिक्शन। और लिमिटिंग फ्रिक्शन तो ये हो गया नेचर। लिमिटिंग फ्रिक्शन की अब हमें चाहिए वैल्यू, तो वो तो मैंने पहले ही कैलकुलेट करके रखी है। कितनी है लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू? 2 न्यूटन। 2 न्यूटन। बढ़िया।
अब आ जाएंगे बिल्कुल लास्ट पार्ट पे, दैट इज थर्ड पार्ट, कि हमने फोर्स लगाया था 2.5 न्यूटन का। हमने फोर्स लगाया है 2.5 न्यूटन का। तो यार मैंने देखा कि ये जो काइनेटिक होगी इसमें। बिल्कुल अप्लाइड फोर्स लिमिटिंग फ्रिक्शन से बड़ा आ रहा है, तो Yes. इधर तो भैया मेरा ऑब्जेक्ट प्रॉपर मूव करेगा, मोशन में होगा, तो मतलब इस पे लगेगा अब की बार काइनेटिक Kinetic फ्रिक्शन। force. ये तो हो गया नेचर, लेकिन अब मेरे को काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू भी कैलकुलेट करनी है। तो काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू होती है म्यू के इंटू एन। न्यूटन। म्यू के की वैल्यू 0.15, एन की वैल्यू हमने पहले 1.5. निकाल ली, तो काइनेटिक फ्रिक्शन लग रहा है 1.5। 0.5 Newton. सही क्वेश्चन सर। खत्म। सर एक बार पिछली वाली स्लाइड बताना। बिल्कुल, ये लो, बताओ इसमें क्या पार्ट बताऊं। ओए मुझे हेम, नोट डाउन करना था। अच्छा ठीक है हेमराज, मैंने बोला बस क्वेश्चन खत्म, मतलब कि ये वाला क्वेश्चन खत्म, टाटा बाय बाय नहीं बोला मैंने। तुम मेरे को गुड नाइट कर रहे हो, मार सर खाओगे। सर मैंने कोई मैसेज नहीं किया। अरे दो हेमराज है यार, एक तो तुम्हें वो करना पड़ेगा। मैं ऐसा करता हूँ, नाम सेट कर देता हूँ, जिसने मैसेज किया है हेमराज, तुम्हारे क्या नाम रखूं भाई, ताकि आइडेंटिफाई हो जाए। दूसरे हेमराज ने मैसेज किया है, उसको कह रहा हूँ, वो गुड नाइट लिख रहा है। हाँ बिल्कुल, सारे पार्ट सही थे इस क्वेश्चन के, डन डन डन, बहुत बढ़िया साहित्य। डन सर। डन, चलो तो फिर आगे बढ़ चले। Yes, sir. सर चलो सर। टच रख दो, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, समझना गहराइयों को क्वेश्चन को। भैया ये हमने एक क्यूब रखा, वो किसी एक सरफेस पे रखा हुआ है, जैसे मैं बार बार हाथ पे अपना ऑब्जेक्ट रख रहा हूँ, तो दिस इज द सेम थिंग, ये क्यूब रखा है मैंने। तो ऐसा करते हैं, इसको इतना हॉचपॉच सा नहीं बनाते, एक सिंपल बॉक्स सा बना लेते हैं। इस पे मैंने लगाए हैं दो फोर्स। कौन कौन से दो फोर्स लगाए हैं? इधर एक फोर्स लगाया मैंने 15 न्यूटन का, इसको F1 कर देते हैं। इधर एक फोर्स लगाया 15 न्यूटन का, और मैंने दूसरा फोर्स लगाया इसमें बाहर की तरफ। तो मैं आपको थोड़ा सा समझा दूंगा, पहले बस आप लिख लो कि मैंने एक फोर्स लगाया बाहर की तरफ, और वो है 20 न्यूटन। पहले आप जो मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं उसको पूरा लिख लो, फिर क्वेश्चन समझा दूंगा। इस ऑब्जेक्ट का मास गिवन है हमको, मास है भैया 10 किलोग्राम। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन हमें गिवन है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज 0.4। क्वेश्चन ने क्या कैलकुलेट करने के लिए बोला है? कैलकुलेट दी या फाइंड दी मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन फोर्स। डायरेक्शन निकालना मैं आपको समझा दूंगा, आप सिर्फ मैग्नीट्यूड निकालने पे फोकस करो अभी फिलहाल। चलो क्वेश्चन समझा रहा हूं, आप सब लोग जरा मेरी तरफ देख लो, तो मैं क्वेश्चन समझा दूं। भाई ये एक बॉक्स है जो मैंने ग्राउंड पे रखा हुआ है। इस बॉक्स का मास कितना दिया हुआ है मैंने? 10 kg। 10 10 kg. केजी। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दे रखा है, एक ही कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है इधर, तो काइनेटिक और स्टैटिक दोनों Equal. एक ही है, बराबर। ये बराबर है 0.4। अब मैं क्या कर रहा हूं, इस पे ना मैं दो फोर्स लगा रहा हूं। एक फोर्स तो मैं इधर खींचने के लिए लगा रहा हूं 15 न्यूटन, और एक जो मैंने डॉट बनाया है, डॉट का मतलब होता है आउटवर्ड्स, मतलब मैंने एक फोर्स आप लोगों की तरफ लगाया है इस ऑब्जेक्ट पे, ताकि ये इधर मूव कर सके, आप लोगों की तरफ। क्या ये चीज समझ में आई? यस यस सर। मतलब जहां पे ये मेरा पेन पॉइंट आउट कर रहा है, एक फोर्स इधर एक फोर्स इधर। ये वाला फोर्स 15 न्यूटन जो आपकी तरफ लगाया वो 20 न्यूटन। कैलकुलेट क्या करना है? कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन फोर्स। तो चलो कैलकुलेट करना शुरू हो जाओ। इसके लिए फिर से आपको मिलते हैं 3 मिनट। तो बातें छोड़ के इस पे आ जाते हैं। भाई सबसे पहला स्टेप क्या होता है हमारा, क्या कैलकुलेट करना पड़ता है हमें?
लिमिटिंग फ्रिक्शन, बहुत बढ़िया। लिमिटिंग फ्रिक्शन कैलकुलेट करके रखते हैं ताकि पता तो चले फिर कि भैया हमारा जो फोर्स है वो लिमिटिंग फ्रिक्शन से बड़ा है, इक्वल है या बराबर है, मतलब जो भी है। तो लिमिटिंग फ्रिक्शन का फॉर्मूला न्यू इनटू एन, और तो सबसे पहले हम निकालेंगे एन की वैल्यू। तो ऊपर लगेगा नॉर्मल फोर्स, नीचे लगेगा mg। तो बताओ नॉर्मल फोर्स की वैल्यू किसके बराबर? mg के बराबर। तो ये हो गया 10, ग्रेविटी 10, तो ये हो गया हमारे पास 100 न्यूटन। फिर मैंने फ्रिक्शन फोर्स के फॉर्मूले में वैल्यू रख दी 0.4 इंटू 100, तो बिल्कुल सही कहा, 40 न्यूटन। चलो, इन दोनों फोर्सेस के लिए अलग अलग निकालने पड़ेगा लिमिटिंग फोर्स। नहीं नहीं, लिमिटिंग फोर्स तो ऑब्जेक्ट बताता है कि मैक्सिमम कितना फोर्स दे सकता है, अलग अलग फोर्सेस के लिए अलग अलग नहीं निकलेगा। नहीं, अब सोचने वाली बात है क्या करना है। मैं बताता हूं मेजॉरिटी बच्चों ने क्या किया होगा। मेजॉरिटी बच्चों ने किया होगा कि उन्होंने देखा वेट कौन सा, अब मेरे को पहले ये बताओ अप्लाइड फोर्स 40 न्यूटन से बड़ा है, छोटा है, क्या है? सर सर छोटा। छोटा है। ठीक है, तुम लोग कह रहे हो सर अप्लाइड फोर्स लिमिटिंग फ्रिक्शन से छोटा है। तो आप मेरे को ये बताओ आपने अप्लाइड फोर्स कैसे कैलकुलेट किया? अप्लाइड फोर्स की वैल्यू कितनी ली आप लोगों ने? सर 15 ही मान ली। 15 मान ली। जिसने 15 मानी वो गलत, और कोई बताओ, और किसी ने कुछ और माना हो तो? सर 5 5, ये भी गलत, और बताओ? 35 35, चलो बहुत बढ़िया, ये भी गलत, और बताओ? किसी ने चलो 20 भी ले ली होगी, तो बता दूं ये भी गलत, और बोलो कोई? 10 10, सर और आप क्या तुक्का मार रहे हो? ये भी गलत। किसी ने ये भी हो सकता है भाई, कोई 100 न्यूटन ले ले, तो भैया ये भी गलत। तो अब मैं बताता हूँ कैसे कैलकुलेट करोगे, यही चीज चेक करनी थी मेरे को। इन सबको रब करते हैं, और अब मेरे जो मैं डायग्राम समझा रहा हूं उसको समझने की कोशिश करें। मेरे को बताओ इस डब्बे के ऊपर कितने फोर्सेस लग रहे हैं? मेरे क्वेश्चन के हिसाब से कितने फोर्सेस लग रहे हैं? सर 2 सर 2 3 वेरी गुड, टोटल लग रहे हैं 3 फोर्सेस। कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं? 2 तो नीचे के फोर्स गिवन है और एक फ्रिक्शन। फ्रिक्शन तो अभी बात की बात है, मतलब अभी जो नीचे लग रहा है वो कौन सा लग रहा है? वेट। वेट। जो मैंने इधर लगाया वो कौन सा फोर्स है? 15। जो आपकी तरफ लगाया वो कौन सा है? 20 न्यूटन। न्यूटन। याद रखो जब आप फ्रिक्शन फोर्स कैलकुलेट करोगे, फ्रिक्शन फोर्स, तो आपको वो फोर्सेस देखने हैं जो ऑब्जेक्ट को मूव कराने के लिए हेल्प कर रहे होंगे। तो मुझे बताओ जो ये वेट है, क्या वेट की वजह से ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है इधर? नो सर। ऑब्जेक्ट की वजह से तो बल्कि रुका हुआ है, वो एक जगह पे रुका हुआ है। तो जब मैं अप्लाइड फोर्स कैलकुलेट करूंगा तो मैं वेट उसमें कंसिडर नहीं करूंगा। क्या ये बात क्लियर हुई? यस सर। एक और फोर्स था नॉर्मल फोर्स ऊपर की तरफ, क्या इस फोर्स की वजह से मेरा ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है? नो सर। तो नॉर्मल फोर्स भी नहीं लेना। तो याद रखो वेट को काट दो, नॉर्मल फोर्स को काट दो, कि भैया अप्लाइड फोर्स के लिए इन दोनों को तो नहीं देखूंगा। तो अब कौन से फोर्सेस बचे जिसकी वजह से ऑब्जेक्ट मूव कर सकता है? क्या ये 15 न्यूटन, क्या ये 15 न्यूटन ऑब्जेक्ट को मूव कराने में हेल्प करेगा? हाँ। यस सर। 15 न्यूटन की वजह से ऑब्जेक्ट इधर जाएगा। 20 न्यूटन की वजह से ऑब्जेक्ट मूव करेगा? हाँ, वो आपकी तरफ जाएगा। यस अब दिक्कत क्या हो रही है, आप लोगों ने एक तो बहुत बढ़िया काम कर दिया, आपने 15 और 20 तो लिया, लेकिन आपने उन दोनों को ऐड कर दिया। भैया दो वेक्टर क्वांटिटीज तब ऐड होती हैं जब उनके बीच में एंगल कितना हो? 0 डिग्री हो। जब इनके बीच में एंगल 0 डिग्री होता है तब ऐड होता है। लेकिन 15 इधर लग रहा है और 20 उधर लग रहा है, तो क्या ये एंगल 0 डिग्री है इनके बीच में? और अगर ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होते तो इनके बीच का एंगल कितना हो जाता? 180 और फिर क्या करते हम? माइनस माइनस कर देते हैं। बहुत बढ़िया। लेकिन मैंने देखा भैया इनके बीच में तो 180 भी नहीं है, तो मैंने आपको एक तीसरा केस बताया था 90 डिग्री का, तो कोई बताया ही नहीं। मैंने आपको बताया कि अगर इन दोनों के बीच में एंगल है तो फिर कैसे कैलकुलेट करेंगे। सॉरी, चेक कर लो, स्क्रीन दिख रही है ना? यस सर। अगर इन दोनों के बीच में एंगल थीटा है तो फिर कैसे कैलकुलेट करोगे? फिर हमें रिजल्टेंट कैलकुलेट करना पड़ेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। तो यार इधर हमें साफ दिखाई दिया
कि 15 न्यूटन इधर लग रहा है और 20 न्यूटन बाहर की तरफ लग रहा है, मतलब ऊपर नहीं लग रहा। आपको मेरे डायग्राम में ऐसा लग रहा होगा कि ये मैंने ऊपर बनाया है, लेकिन अब मैं 3D फिगर तो ड्रॉ नहीं कर सकता, तो समझ जाना कि इधर 15 न्यूटन में और इधर 20 न्यूटन में एंगल कितना है, 90। 90, क्योंकि 15 न्यूटन जा रहा है एक्स एक्सिस में और 20 न्यूटन जा रहा है जेड एक्सिस में, अंदर की तरफ जेड एक्सिस में। तो इन दोनों के बीच में हो गया हमारे पास 90 डिग्री का एंगल। तो क्या आप मेरे को इसका रिजल्टेंट कैलकुलेट करके दे सकते हो? Yes, sir. बहुत बढ़िया। तो कैलकुलेट द रिजल्टेंट, वो होगा आपका नेट अप्लाइड फोर्स। रिजल्टेंट कैलकुलेट करो। तो इधर रिजल्टेंट होगा 15 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर, बस इतना ही होगा। 2ab cos थीटा 0 हो जाएगा। 2ab cos थीटा 0 क्यों हो जाएगा? बिकॉज 90. cos 90 0 होता है। equal to 0. तो भाई 15 का स्क्वायर तो पता ही होगा, 225, 225, 20 का स्क्वायर 400, ये हो गया 625। 625 किसका स्क्वायर होता है? 25। 25 न्यूटन जो रिजल्टेंट आया है यही अप्लाइड फोर्स के बराबर है। अब चेक करो कि अप्लाइड फोर्स और फ्रिक्शन फोर्स के बीच में कितना रिलेशन है। भाई अप्लाइड फोर्स आया है 25 न्यूटन, फ्रिक्शन फोर्स आया था 40 न्यूटन, तो मेरे को दिख गया कि यार फ्रिक्शन ज्यादा है, तो ये ऑब्जेक्ट किस पे रहेगा? रेस्ट पे रहेगा, तो इस पे लगेगा स्टैटिक फ्रिक्शन। ये मैंने बता दिया नेचर। अब मेरे को बताना था मैग्नीट्यूड। तो स्टैटिक फ्रिक्शन किसके बराबर होता है हमेशा? अप्लाइड फोर्स और अप्लाइड फोर्स कितना है इधर? 25 न्यूटन। 25 Newton. ये मैंने कैलकुलेट करके दे दी आपको मैग्नीट्यूड। Magnitude. आप पहले बस यहीं तक कंप्लीट कर लो, डायरेक्शन का हम अभी देखते हैं, पहले यहां तक कंप्लीट कर लेते हैं। तो मैं पीछे स्लाइड पे कर रहा हूं जहां से हमने शुरू की थी कैलकुलेशंस करना, तो यहां से शुरू कर लो, नोट डाउन करना। इसको थोड़ा साफ सुथराई से लिख देते हैं अच्छे तरीके से कि रिजल्टेंट इज इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। Done, sir. बढ़िया, Done, sir. चलो भाई बहुत बढ़िया, फिर बहुत बढ़िया। सबका डन हो चुका है तो आगे बढ़ चलूं? Yes, sir. चलो नेचर हो गया, मैग्नीट्यूड हो गया भैया। अब बची टेढ़ी बात थोड़ी सी, डायरेक्शन। अब डायरेक्शन का देखते हैं। तो भैया 15 न्यूटन इधर, 20 न्यूटन अंदर की तरफ जेड एक्सिस की तरफ, और हमारे पास इनका रिजल्टेंट आया 25 न्यूटन। आपको ये तो पता ही होगा कि रिजल्टेंट हमेशा इनका डायगोनल होता है। यस सर। Yes, sir. बढ़िया। तो ये रिजल्टेंट आया 25 न्यूटन। अब आपको क्या करना है, डायरेक्शन का हमेशा याद रखना, डायरेक्शन का मतलब होता है एंगल। ये मैंने आपको मोशन इन अ प्लेन में भी बताया हुआ है, डायरेक्शन का मतलब होता है एंगल। तो आप क्या करो, इस 20 न्यूटन का पैरेलल यहां ड्रॉ कर दो। 20 न्यूटन का पैरेलल यहां ड्रॉ करने से मेरे को क्या फायदा मिला कि ये वाला ट्राइंगल एक राइट एंगल ट्राइंगल हो गया। अगर ये एक राइट एंगल ट्राइंगल हो गया तो क्या आप मेरे को ये एंगल की वैल्यू फाइंड करके दे सकते हो? Yes, sir. इस एंगल को थीटा मत लेना, इस एंगल को अल्फा ले लेना, क्योंकि थीटा तो मैंने पीछे 90 डिग्री कर दिया, तो थीटा दोनों एंगल सेम नहीं हो सकते। तो आप मेरे को कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज करो और मेरे को फाई की वैल्यू बताओ, कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो आपका मन करे। और मैं तो आपको कितनी बार बता चुका हूं, मैं तो सबसे ज्यादा tan phi यूज करता हूं, बाकी आपकी मर्जी। भाई tan phi इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस। तो इस केस में परपेंडिकुलर कौन है? Sir, 20 and बिल्कुल, इतना थोड़ा कॉन्फिडेंस से नहीं बोला। बेस कौन सा है? 15. 15 इन Newton. दोनों को काटा मैंने 5 से, तो मेरे पास आया 4/3। अब याद करो कौन से एंगल पे tan की वैल्यू 4/3 होती है? 30. नहीं, Sir, 37. या तो 37 होगा या 53 होगा। अब सोच लो अपने आप। 33. भाई 53. 53 डिग्री है। 37 3/4. यस, वेरी गुड। यार आप इस तरीके से इमेजिन करो ना, tan के फॉर्मूले में क्या आ रहा है? परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर का मतलब है अपोजिट साइड। तो अगर मैं 37 ले रहा हूं तो 37 के अपोजिट क्या होता है? 3, लेकिन न्यूमरेटर में तो 4 आ रहा है, तो 4 के अपोजिट कौन सा एंगल होता है? 53। तो मतलब वो 53 ही होना चाहिए। क्या क्लियर हो गई बात? Yes, sir. तो अगर अप्लाइड फोर्स 53 डिग्री पे लग रहा है
तो फ्रिक्शन फोर्स तो हमेशा अप्लाइड फोर्स के अपोजिट ही लगेगा ना। तो फ्रिक्शन फोर्स के लिए भी एंगल कितना हो गया भाई, बोल दो। 53. 53, बस किस्सा खत्म। लेकिन इतना बोल देना कि फ्रिक्शन फोर्स इज एक्टिंग एट एन एंगल ऑफ 53 डिग्री, लेकिन ये 53 डिग्री कहां से बन रहा है, बस इतना बोल देना। तो ये 53 डिग्री क्या 15 न्यूटन से बन रहा है? यस, ये 15 न्यूटन से बन रहा है, क्योंकि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल वर्टिकली अपोजिट होगा। लेकिन अगर गलती से आप ये वाला एंगल बता रहे हो तो फिर ये वाला एंगल 37 हो जाएगा, क्योंकि 90 में से माइनस करना पड़ेगा। क्या ये बात थोड़ी सी समझ में आई है? No, sir. ठीक है, चलो ये मैं समझा दूंगा, अभी समझा रहा हूं। पहले आप बस इतना लिख लो, 50 डिग्री सॉरी 53 डिग्री विद 15 न्यूटन फोर्स। पहले आप इतना लिख के खत्म करो, फिर मैं आपको समझाता हूँ 53 या कैसे मैं एंगल बता रहा हूं। Done, sir. डन, चलो तो बस लास्ट चीज समझ लो और आज के लिए खत्म कर दो। भाई मैंने कहा कि ये 15 न्यूटन का फोर्स था, ये 20 न्यूटन का फोर्स था, और ये मेरा रिजल्टेंट आया था एफ अप्लाइड। तो जो फ्रिक्शन फोर्स है वो बिल्कुल इसके अपोजिट लगेगा, और वो स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा है। ये फोर्स है 15 न्यूटन का और ये फोर्स है 20 न्यूटन का। हमने क्या किया, हमने एंगल कैलकुलेट किया। मैंने ये वाला नीचे वाला एंगल कैलकुलेट किया था ना, तो ये नीचे वाला एंगल कितना आया था? 53। 53. ये बताओ 20 न्यूटन और 15 न्यूटन के बीच में टोटल एंगल कितना है? 90. 90। तो अगर मैं ऊपर वाला एंगल कैलकुलेट करूं, सिर्फ ऊपर वाला, तो ऊपर वाला एंगल कितना आएगा? 37 37 आएगा। क्यों आएगा 37? भाई माइनस सीधी सीधी 90 माइनस 53 कर दो तो 37 ही तो बचा। डन। अब क्या कर दो, ये हमें ना वो एक्सिस बना रहे हैं, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, इनको एक्सटेंड कर रहा हूं मैं बस। ये एक्स एक्सिस थी, वो वाई एक्सिस थी, मैंने इसको एक्सटेंड कर दिया, तो ये माइनस एक्स एक्सिस, ये वाई, तो ये माइनस वाई एक्सिस। तो ये जो अगर ये ऊपर वाला ब्लू कलर का है तो ये वाला ब्लू कलर का एंगल बनेगा। अगर ये वाला मैं येलो कलर से मार्क कर रहा हूं तो ये वाला येलो कलर का बनेगा। तो अगर ये 53 डिग्री है तो ये वाला कितना हो गया? 53। और नीचे वाला एंगल कितना हो गया? 37. 37। तो मेरे को बताओ 37 कौन से एक्सिस से बन रहा है, वर्टिकल से या हॉरिजॉन्टल से? Vertical से. वर्टिकल पे कौन सा फोर्स था? 20 न्यूटन का था। 20. हॉरिजॉन्टल पे कौन सा फोर्स है? 15 Newton. 50 तो Newton. अगर आप 53 डिग्री कह रहे हो तो आपको कहना पड़ेगा 53 डिग्री किससे बन रहा है? 53 डिग्री भैया 15 न्यूटन से बन रहा है। Yes. और अगर आप 37 कह रहे हो तो आपको कहना पड़ेगा 37 Which किससे one? बन रहा है? 20 न्यूटन से बन रहा है। हो गई बात क्लियर? Yes, sir. चलो बढ़िया। तो भैया ये वाला क्वेश्चन जो अभी मैंने कराया, ये वाला क्वेश्चन भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। यहां तक बिल्कुल अच्छे से रिवाइज करके रखना। मिलते हैं वेडनेसडे को, है ना? वेडनेसडे को मिलते हैं अपन। Yes, sir. तो मिलेंगे वेडनेसडे को। बस तो आज के लिए इतना ही। टाटा, बाय बाय, टेक केयर और एंजॉय। Thank you, sir. थैंक यू सो मच यार, थैंक यू सो Thank you, मच। sir. Bye, sir. बाय 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 बाय।